नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए विष्णु प्रभाकर जी की कहानी स्वप्नमयी। प्यारे भैया, आपके जाने के बाद मैं बराबर कहानी लिखने की कोशिश करती रही, परंतु जो कुछ भी मैं लिखती हूँ उससे मुझे स्वयं संतोष नहीं होता। सच तो यह है, आपकी कहानियाँ पढ़कर मुझे लगता है कि मैं कभी कहानी नहीं लिख सकूंगी। कभी कभी तो मैं आपकी कहानी सामने लेती हूँ, आपका प्लॉट तो नहीं चुराती पर शैली जरूर चुराती हूँ। लेकिन चोरी की चीज़ क्या अपनी होती है? पढ़ने पर लगता है जैसे आपकी वह कहानी पढ़ रही हूँ जो शायद आपने अपने साहित्यिक जीवन के बचपन में लिखी होगी। तब मुझे अपने पर ग्लानि होने लगती है। जी में उठता है सब कुछ फाड़कर फेंक दूं और फिर कभी कहानी लिखने का नाम ना लूं। पर तभी तुम्हारी बात याद आ जाती है। मनुष्य के कोश में पराजय शब्द नहीं है। एक दिन वह अवश्य जीतेगा। जीतने के लिए प्रयत्न करना ही सबसे बड़ी सफलता है। तब मैं फिर उत्साह से भरकर पन्ने रंगने लगती हूँ। पन्ने रंग रंग कर ही तो आप आज एक महान कथाकार बन गए हैं। मैं भी बनूंगी। तब दुनिया कहेगी आखिर अला है तो अजीत की सहोदरा ही। लो भैया, मैं कितनी पगली हूँ। कहानी की बात करते करते अपनी प्रशंसा करने लगी। तभी तो मुझसे कहानी नहीं लिखी जाती, पर इधर एक बड़ा सुंदर प्लॉट मुझे मिला है। मैं उस पर कहानी लिख रही हूँ, भेजूंगी। पर मैं चाहती हूँ आप भी उसी प्लॉट को लेकर कहानी लिखें। तुलना करने पर मुझे अपनी कमियां आसानी से दिखाई दे सकेंगी। हमारे घर के सामने एक बहुत सुंदर हवेली है। उसमें एक ब्राह्मणी रहती है, विधवा है, परंतु एक पुत्र और कई पौत्र है। मैंने उसके पुत्र को देखा है। वह सदा बना ठना रहता है। सिल्क का कुर्ता, सिल्क की टोपी, सुंदर किनारी की महीन धोती और विलायती काला सैंडल। अक्सर वह बैठक में बैठा रहता है। कभी वीणा के तार छेड़ देता है तो कभी सितार पर मधुर धुन बजाने लगता है। उसे गाना आता है। मैं देखती हूँ वह कभी कभी पत्नी को सामने बैठाकर कोमल स्वर में गाया करता है। तब मैं लज्जा से सिहर उठती हूँ। पर वह सदा रंगीनियों में बहता रहता है। वह किसी दफ्तर में काम नहीं करता है। उसका किसी व्यापार से कोई संबंध नहीं। सच तो यह है कि प्रायः अशिक्षित ही है। फिर भी वह अपना इतना धन कहाँ से लाता है, यह प्रश्न मेरे मन में बार बार उठा करता था। कल अचानक एक ऐसी बात हुई जिसके कारण मुझे बिना परिश्रम उस रहस्य का पता चल गया। आप जानते हैं, स्त्री को स्त्री से मित्रता करने में कुछ देर नहीं लगती। वह पहले ही भेंट में दिल की दूरी को मिटा देती है। कल मैं संध्या से कुछ पहले अपने ऊपर के कमरे में बैठी हुई पत्रिका पढ़ रही थी। तभी सुना कोई मुझे पुकार रहा है। दृष्टि उठाकर देखा, उस सुंदर भवन के उसारे में एक युवती खड़ी है। मैं उसे जानती थी। वह ब्राह्मणी के लड़के की बहू थी, सुंदर और मृदुभाषी। मैंने मुस्कुराकर कहा, कहो बहन। वह बोली, आप तो हमसे बात भी नहीं करती। मैंने कहा, बहन मैं तो बोलने को तड़पती रहती हूँ, पर तुम ही ईद का चांद बनी रहती हो। वह हंस पड़ी। अरे तो आओ ना, मैं अकेली हूँ। वे माँ के साथ गाँव गए हैं। मैं खुशी खुशी उसके पास गई। अंदर साधारण स्वच्छता थी। हाँ, उसने गहने खूब पहने थे। बातों बातों में पता लगा वे लोग जजमानी पर जीते हैं। राजपुताने के बड़े बड़े सेठ उनके जजमान हैं। इस बार माँ बेटे को साथ ले गई है, जिससे जान पहचान बनी रहे। पर जी, उसने कहा, वे इन कामों को अच्छा नहीं समझते। तो कुछ और काम करते हैं? मैंने पूछा। वह हंस पड़ी। जी, जब तक बिना मेहनत धन मिलता है तब तक कुछ और नहीं कर सकते। अचरज से मैंने कहा, तो क्या इतना धन मिल जाता है? बोली, मिलता था जी, पर अब क्या है, अब तो सभी सियाने जो हो गए हैं। अभी रामगढ़ के सेठ के यहाँ से जो कुछ मिला है वह पहले से बहुत कम है। सिर्फ 5 तोले सोना है। 5 तोले? मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैंने पूछा, 5 तोले सोना? हाँ जी, केवल 5 तोले। पहले तो उन्होंने 10-10 तोले तक दिया है। आओ देखो, मैं दिखाती हूँ। मैंने देखा तो आंखें खुली रह गई। 2 सुंदर और कीमती पोशाक थी, एक साड़ी और एक दामन। 3 आभूषण थे, अंगूठी, कर्णफूल और ब्रासलेट। इसके अतिरिक्त पलंग की निवार, बिस्तर तथा दूसरी अनेक वस्तुएं। मैंने पूछा, बहन किसका विवाह था? उसने मुझे अचरज से देखा, फिर हंसकर बोली, यह तो सज्जा है जी। सज्जा अर्थात? जी, उनके बड़े लड़के की बहू मर गई थी ना। सहसा जैसे किसी ने मेरी छाती पर मुक्का मार दिया। मैंने सोचा वह मर गई और इनके लिए ऐश करने का रास्ता बना गई। कैसी दुनिया है, कौन जानता है, इस धरती पर ऐसे भी लोग हैं जिनके लिए मृत्यु विलासिता का साधन है। बिना परिश्रम किए जो खाता है
वही तो विलासी है। इसके बाद भैया मेरा मन नहीं लगा। वह बेचारी कभी वीणा की चर्चा छेड़ती तो कभी सितार का राग सुनाती, परंतु मैं संक्षेप में उत्तर देकर चुप हो जाती। फिर भी मैं मौन नहीं थी। वह संभवतः मेरे दिल का दर्द जान भी नहीं सकी होगी। मैं पूछती हूँ, भैया क्या यह कहानी लिखने का प्लॉट नहीं है? मैं तो समाज के शत्रु कहानी लिखने लगी हूँ। हम दोनों प्रसन्न हैं। वैसे उन्हें दफ्तर से फुर्सत नहीं मिलती, हेड बनने वाले हैं। अणिमा गई कि नहीं? मझले भैया तो मद्रास पहुंच गए हैं। बड़ा लंबा प्रोग्राम है उनका। अरविंद आश्रम, रमण आश्रम, रामेश्वरम सभी देखना चाहते हैं। अच्छा है, माँ को शांति मिलेगी। सुना है अरविंद आश्रम में पुरातन और नवयुग का सुंदर समन्वय है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के इस युग में ये सब बातें अपना क्या प्रभाव छोड़ेंगी कौन जानता है। सबको नमस्कार और प्यार, तुम्हारी अमला। प्यारे भैया, आपका पत्र मिला। आपका मजाक समझती हूँ, पर भैया इधर कहानी का वह प्लॉट मेरे लिए जीवन का दर्द बन गया है। रह रहकर मैं सिहर उठती हूँ और मुझे लगता है जीवन कहानी लिखने के लिए नहीं है, बल्कि उसका काम कहानियों का निर्माण करना है। कहानी लेखक तो मानो अपनी अक्रमणीयता को शब्दों के आवरण में छिपाना चाहता है, परंतु मैं आपको उपदेश देने की धृष्टता नहीं करूँगी। आप नंदिता को तो जानते हैं, उसने मेरे साथ मैट्रिक किया था। अरे वही जो कई बार आपसे कविता के अर्थ पूछा करती थी। उसने लखनऊ से बीए पास करने के बाद रामगढ़ के सेठ रामदास के छोटे लड़के जगदीश कुमार एमए के साथ विवाह कर लिया था। वह प्रेम विवाह था, परंतु एक मित्र के कारण उन्हें किसी प्रकार की तपस्या नहीं करनी पड़ी। उनके घरवाले आज भी नहीं जानते कि नंदिता अपने पति को पानी ग्रहण से पहले ही वरण कर चुकी थी। कल अचानक उसी का पत्र मुझे मिला। नौकरानी लाई थी। इधर भी उनकी एक फर्म है और अक्सर वे लोग यहाँ आकर रहते हैं। पुरानी सहेली का पत्र पाकर मुझे स्वभावतः बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं खुशी खुशी उससे मिलने गई। वे बड़े लोग हैं, उनका भवन विशाल है, उसकी सजावट रईसाना है, परंतु भैया उनका पहनावा मुझे बड़ा बुरा लगा। ऊंचे और भारी दामन, जिन्हें वे घाघरा कहती हैं, चिते हुए दुपट्टे, ऊंची चोलियां जिनमें से होकर उनका पेट छलकता रहता है। वे गहनों से लदी रहती हैं, पैरों की उंगलियों में चुटकियां, फिर कड़ी, साठ, नेवरी, छैल कड़ी, कमर में तगड़ी, हाथों में बंद बगड़ी, पहुंची, छेली, कपड़े, दस्तबंद, गले में गलपटिया, मनिया, कटसरी, रामनामी, फूलहार, लॉकेट, कानों में बालियां, बुंदे, माथे पर पट्टी, बोरले, ये कुछ नाम जो मैं याद कर सकी। बोली भी मैं उनकी ठीक ठीक समझ नहीं सकती, परंतु मैं जानती हूँ पुराने लोग आदर के भूखे होते हैं। मैंने पुरातन रीति से नंदिता के सास के चरण दाबे तो वे गदगद हो उठी। पूछने लगे, तुम किसकी लड़की हो, कहाँ रहती हो, बहू को कैसे जानती हो? मैंने उन्हें संक्षेप में सब कुछ बताकर कहा, नंदिता मेरे साथ पढ़ी थी। अचरज से बोली, तो तू भी कॉलेज में पढ़ी है? जी नहीं। मैंने कहा, मैंने स्कूल के बाद पढ़ना छोड़ दिया था। हाँ बहू, वे मुंह बनाकर बोली, औरत जाति के लिए इतना पढ़ना किस काम का? पर आजकल के छोकरे ना बाबा, उनका दिमाग तो आसमान पर रहता है। पढ़ी लिखी बीए पास बहू लेंगे। बहू हम तो एक बात जाने हैं, खानदान अच्छा हो और खैर खूबसूरत होना भी ठीक है, पर ये हो जो बहू नई आग लगी है ना, सब कॉलेज की बड़ी छोकरियां पसंद करे हैं यो तो। और वे अपना वाक्य पूरी भी नहीं कर पाई कि एक लड़की यहाँ आकर मुझसे बोली, आपको चाची जी बुलाती हैं। मैंने उस लड़की को देखा, कौवों में हंस की तरह। वह मुझे बड़ी प्यारी लगी। उसने बूटीदार खद्दर का फ्रॉक पहन रखा था। उसके सुनहले बाल दो वेणियों में गुथे हुए थे। उसकी हल्की नीली आंखें, गोरा रंग मेरे दिल में यह संदेह पैदा कर रहा था कि कहीं वह अंग्रेज की लड़की तो नहीं है। मेरे मस्तिष्क में ये विचार एक क्षण में आए और गए। सेठानी क्रुद्ध स्वर में बोली, जा बहू तू वहीं जा, हमें क्या बोलना आता है मैम साहब। मैं घबरा उठी। मैंने शीघ्रता से कहा, जी नहीं, नंदिता का यह मतलब नहीं। शायद वह नहीं जानती मैं आपसे बातें कर रही हूँ। परंतु उनकी तनावट ढीली नहीं पड़ी। बोली, मैं उसे जानती हूँ। और फिर धम धम करती हुई अंदर चली गई। मैं भौचक सी उन्हें देखती रह गई। यह कैसा स्वागत! एक बार तो जी में उठा कि यहाँ से लौट चलूं, पर तभी उस लड़की ने मेरा पल्ला पकड़कर कहा, आओ मौसी जी। जेठ की दोपहरी में मानो पूर्वी हवा का झोंका आया। मेरा अंतर्मन एक अनिर्वचनीय आनंद से भर उठा। मुड़कर से मैं बोली, चलो कहाँ चलना हो? ऊपर। जीना सामने था। मार्ग में मैंने पूछा, तुम्हारा क्या नाम है? अपराजिता। इतना सुंदर? मैंने मुस्कुरा कर कहा। किसने रखा? चाचा जी ने। और माँ ने नहीं?
अपराजिता बोली, हमारी माँ नहीं है। आंखें फिर उठी। वह उसी तरह शांत थी। मुझे अपने ऊपर क्रोध आने लगा। क्यों मैंने ऐसा प्रश्न पूछा? और तभी मैंने सुना किसी ने पुकारा, अमला। कुछ रोमांच हुआ है। वर्षों बाद वह प्यारा शब्द सुना था। मैं उसी तरह मुक्त सी बोली, नंदिता। देखा, सामने के द्वार पर नंदिता खड़ी है, सुंदर, मुग्ध और प्रसन्न। शीघ्रता से लपकी और मुझे छाती से चिपका लिया। देर तक चिपकाए रही। जब अलग हुई तो मैं रो रही थी और वह उसी तरह शांत थी, केवल आंखें गीली होकर रह गई। बोली, अमला तुम बहुत अच्छी हो। मैं हंस पड़ी। और तुम बुरी। फिर जो बातें हुई उसकी चर्चा बड़ी लंबी है। मुझे लगा उस क्षण जो आनंद मुझे मिला वह उसी क्षण के में पैदा हुआ आवेग नहीं था। वह तो अमर और शाश्वत भावना थी जो समान भाव से मानव जाति को सदा सदा से ओत प्रोत किए हुए है। तब हमने बच्चों की तरह अनेक प्रश्न पूछ डाले। पिछले 7 वर्षों का सारा जीवन मानो उन कुछ क्षणों में फिर से दोहराया गया। उसके बाद मैंने धीरे से कहा, नंदिता, तुम्हारी सास क्रुद्ध हो रही थी। नंदिता विद्रूप से बोली, वे और क्या करेंगी, परंतु मुझे उनकी चिंता नहीं। वे मुस्कुराई, मालूम होता है तुम लोगों की बनती नहीं है। छोड़ो भी, उसने कहा। क्या बात ले बैठी, सुनाओ तुम क्या करती हो? कहानी लिखना सीख रही हूँ। वह मुस्कुराई। ओह, तो जीजा जी कहानी लिखते हैं? अजी वे क्या कहानी लिखेंगे, उन्हें तो सरकारी काम से फुर्सत नहीं। तो फिर उसने उत्सुकता से पूछा, छोटे भैया अजीत? हाँ, वे प्रसिद्ध कहानीकार हैं। सभी प्रसिद्ध पत्रिकाओं में उनकी रचनाएं छपती हैं। नंदिता का मुख प्रकाश से चमक उठा। ओह, तो अजीत ये हैं? उनकी कहानियां मैंने बहुत पढ़ी हैं। वे मुझे बहुत प्यारी लगती हैं क्योंकि वे मनुष्यों को जीने की प्रेरणा देती हैं। सच भैया, तुम्हारी प्रशंसा सुनकर मेरा मन खिल उठा। मैंने गर्व से भरकर कहा, आज ही भैया को लिखूंगी। नंदिता तुम्हारी बहुत बड़ी प्रशंसक है। नंदिता हंस पड़ी। अमला कोई किसी की प्रशंसा नहीं करता। जो इस योग्य है वह अपनी प्रशंसा आप करा लेता है। लेकिन तुमने कितनी कहानियां लिखी हैं? अरे अभी तो सीख रही हूँ, लिखूंगी तो तुम्हें भी दिखाऊंगी। और फिर मैंने उसे वही प्लॉट बतलाया। सुनते सुनते ना जाने क्या हुआ, नंदिता का मुख विवर्ण हो उठा। किसी तरह संभल कर बोली, वह मेरी जेठानी थी। जैसे कोई अनहोनी बात हुई। मैंने अचरज से पूछा, तुम्हारी जेठानी? हाँ, यह अपराजिता उन्हीं की लड़की है। उन्हें क्या हुआ था? नंदिता की मुद्रा कठोर हो गई। उसे अपने को संभालना कठिन हो रहा था। वह सहसा कुछ जवाब न दे सकी। मुझे लगा जैसे मैं किसी भूल भुलैया में फंसती जा रही हूँ। मैंने कहा, नंदिता, उस दिन उस सज्जा को देखकर मैंने सोचा था वह बहू अपने कुल की बड़ी प्यारी रही होगी, पर आज तो लगता है। बात काटकर नंदिता बोली, ठीक ही लगता है अमला। ये लोग उसे प्यार नहीं करते थे, इन्होंने उसे मार डाला। ये सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ। नंदिता फिर भावावेश में आने लगी। उसकी जेठानी का नाम विमला था। मैट्रिक पास थी, परंतु उनकी भावना गहरी थी। वे कविता किया करती थी और कविता के आवेश में अक्सर स्वप्न देखने लगती थी। देश की परतंत्रता, निर्धनता और अशिक्षा की कहानियां पढ़ती और कल्पना करने लगती कि वे परतंत्रता, निर्धनता और अशिक्षा को दूर कर सकती हैं और करेंगी। वे सपनों में उलझकर भूल जाती कि वे धरती पर रहती हैं, जहाँ स्वप्न देखना मानसिक रोग का लक्षण है। वे नंदिता की जेठानी थी, पर उसका आदर करती थी और अपनी कल्पना तथा कविता में उसे साझीदार बनाती थी। उनमें एक दुर्गुण था, वे दूसरे की भावनाओं को ठीक ठीक नहीं समझ पाती थी, विशेषतः दुर्भावनाओं को। इसलिए वे किसी से अप्रसन्न ही नहीं होती थी। वे वस्तुतः बहुत भोली थी, बहुत सुंदर नहीं थी, परंतु पहली बार जब वे गर्भवती हुई तो उन्होंने निश्चय किया कि उनकी संतान परम गुण संपन्न होनी चाहिए। बस तब उन्होंने अनेक सुंदर नर नारियों के चित्र मंगवाए। वे पुस्तकें मंगवाई जिनमें महापुरुषों और महान नारियों के चरित्र अंकित थे। चित्रों को देखती और चरित्रों को पढ़ती तथा यथाशक्ति अपने को शांत और प्रसन्न रखती। उनकी इन विचित्र बातों को कुटुंबीजन आलोचना तो करते थे, परंतु उनके प्रिय स्वभाव के कारण कुछ कह नहीं पाते थे। अपने पति को वे बेहद प्यार करती थी, इसलिए वे उनकी इच्छाओं का आदर करते थे। इन बातों का परिणाम यह हुआ कि उन्होंने एक परम सुंदर नील नयन कन्या को जन्म दिया। कहते हैं जन्म के समय दर्द को भूलकर वे दाई से बोली, मैं शिशु को देखूंगी। और देखकर उनके नेत्र चमक उठे। दाई बोली, बहू जी तुम्हारे गर्भ से रति ने जन्म लिया है। वे अपनी सफलता पर गर्व से फूल उठी। तब से वे और भी कल्पनाओं में रहने लगी। उन्होंने निश्चय किया कि अपराजिता मेरे देश की दूसरी लक्ष्मी बाई बनेगी। उन्हें कविता में से प्रेम था। वे अब देशभक्तिपूर्ण कविताएं लिखने लगी। वे कविताएं जीवन और मृत्यु दोनों के प्रगाढ़ प्रेम की कल्पना से ओतप्रोत होती थी।
साथ ही साथ उन्हें लगा उन्हें स्वयं भी देश के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने पति से प्रार्थना की। पतिदेव यद्यपि स्वयं जेल ही हो आए थे, परंतु पत्नी की यह बात उन्हें अच्छी नहीं लगी। इतने बड़े घराने की बहू जेल जाए, यह कल्पना उन्हें कपा देने वाली थी। व्यवसायी आदमी थे, दूर की सोचते थे, इसलिए टाल गए कि समय आने पर देश की सेवा करेंगे। बात कुछ समय के लिए पीछे रह गई। तभी उनका कुछ दिन के लिए अपने पिता के घर जाना हुआ। उन दिनों वह सत्याग्रह हो रहा था। किसानों ने जमींदार के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी थी। उनके वकील पिता किसानों के वकील थे। विमला ने यहाँ आकर अपने सपनों को चरितार्थ होते देखा। वे उस युद्ध में रस लेने लगी। वे उनके घर जाकर उनसे बात करती और उनकी सभाओं में कविता पढ़ती। एक दिन एक सभा में विद्रोह भरी कविता पढ़ने के अपराध में पकड़ी गई। समाचार ससुराल पहुंचा, जैसे किसी ने मुंह पर कालिक पोत दी। वे तिल मिलाकर रह गए। पति को भी यह दृष्टता अच्छी नहीं लगी, पर कुल की लाज का प्रश्न था। वे गए और पैसे के बल पर उन्हें छुड़ा लाए। विमला प्रसन्न थी, विशेषतः इसलिए कि वे फिर गर्भवती थी। उन्हें विश्वास था उनकी यह संतान देश पर प्राण देने वाली होगी। पति से गदगद होकर कहा, हमारी यह संतान परम सुंदर होने के साथ साथ महान देशभक्त भी होगी। पति मुस्कुराए, क्योंकि वे पिता भी तो थे, परंतु बोले, विमला कुछ भी हो, तुम्हें जेल नहीं जाना चाहिए था। विमला ने जवाब दिया, मैं क्या जेल जाना चाहती थी? वे मुझे पकड़कर ले गए। मैं तो केवल किसानों को यह बताने गई थी कि तुम धरती के बेटे हो, माँ बेटों की होती है। पति हंस पड़े। कवित्री जी, तुम निरी कल्पना पर जीना चाहती हो। याद रखो, जीवन एक ठोस पदार्थ है। विमला बोली, यह ठोस पदार्थ किसी दिन अवश्य कल्पना रहा होगा। ज्यों ज्यों कल्पना क्रिया में पलटती गई, जीवन ठोस होता गया। मैं भी यही करती हूँ। उन्होंने नंदिता से भी कहा, देखो नंदिता, सुंदर कल्पना को जब तक व्यवहार में नहीं परखा जा सकता, तब तक उसका सत्य प्रकट नहीं होता। नंदिता ग्रेजुएट थी। वह जिठानी की बात सुनकर अचरज से भर उठती। वह सोचती, कवि सचमुच क्रांति दृष्टा है। वैज्ञानिक अनुसंधान द्वारा जिस सत्य को खोज निकालता है, कवि उसे अनुभूति पा लेता है। तब से विमला के प्रति और भी आदर से भर उठी। परंतु उनकी सास को ये बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। विशेषकर जेल जाने के बाद से तो वह विमला की शत्रु हो गई। उसने उनके कुल की सफेद चादर में काला दाग लगाया था। उसे दंड मिलना आवश्यक था। उसे पुत्र द्वारा अपमानित करवाना चाहती थी, पर यह संभव नहीं था। अतः उन्हें न्याय को अपने हाथ में लेना पड़ा। वे उन्हें रामगढ़ ले गई। वे अक्सर वहीं रहती थी। वह उनके कुल वालों का पुश्तैनी निवास स्थान था, परंतु और पुराना और रूढ़ियों से चिपटा हुआ। वहाँ अब भी नारी का अर्थ था घर की दासी, जिसका स्थान भोजन गृह और प्रसूति गृह तक ही सीमित है। वे घर का काम और बच्चे पैदा करने के लिए खरीदी जाती हैं। जो धनवान है वे हाथों से काम नहीं करती, मुंह से करवाती हैं, अर्थात खाती हैं और बातें करती हैं। विमला इसी श्रेणी में थी। उन्हें खाने की आज्ञा थी, उन्हें बात करने की आज्ञा थी, परंतु वह घर से बाहर नहीं जा सकती थी। वे तड़प उठी और जैसा कि उसका स्वभाव है, उन्होंने अपनी सास से कहा, जी मैं बाहर घूमना चाहती हूँ। सास बोली, बहू यह शहर नहीं है, तुम्हें बहू बेटियों की तरह रहना चाहिए। लेकिन विमला ने कहा, मुझे हवा की जरूरत है। सास अपने गढ़ में थी, दृढ़ता से बोली, बहू सेहत हवा से नहीं खाने से सुधरती है। मेरे घर में घी की कमी नहीं। विमला सहम गई। यकायक उन्हें कुछ सूझना पड़ा। वे अनमनी सी रहने लगी। परिणाम स्वरूप उसका स्वास्थ्य बिगड़ चला। वे कई बार सास के पास गई, परंतु वे घृणा की हंसी हंसकर रह गई। उसने कहा, तो मुझे शहर जाने दो। जवाब मिला, अभी ठहर। विमला ने कई पत्र अपने पति और नंदिता को लिखे, पर उन्हें किसी का उत्तर नहीं मिला। उनके कवि हृदय को ठेस लगी। विशेषकर अपने गर्भ के कारण उनकी चिंता बहुत बढ़ गई थी। वे विषिक्त सी रहने लगी। अपराजिता तब नंदिता के पास थी और बच्चा होने के दिन पास आ रहे थे। अंत में एक दिन एक बैरंग पत्र किसी तरह नंदिता के पास पहुंचा। पढ़कर नंदिता कांप उठी। उसने उसी वक्त अपने पति को बुलाकर कहा, मैं आज ही रामगढ़ जाऊंगी, जीजी बहुत बीमार है। अचरज से उन्होंने कहा, पर नंदिता, मुनीम जी का तो पत्र आया, उसने लिखा है कि वे प्रसन्न है। नंदिता ने उन्हें पत्र दे दिया। पढ़कर वे बोले, जान पड़ता है उनका मस्तिष्क बिगड़ गया है। जी हाँ, नंदिता ने जवाब दिया। कवि के कोमल हृदय को जब ठेस लगती है तो वह विद्रोह करने में असमर्थ होने से पागल हो ही जाता है। पर आप चलिए अभी। रामगढ़ पहुंचकर जब नंदिता ने विमला को देखा तो कांप उठी। वे मात्र कंकाल थी, पीली और डरावनी। आंसुओं को पीकर उसने कहा, जीजी जीजी तुमने यह क्या कर डाला? विमला ने आंखें खोलकर देखा। कहा, तुम आ गई नंदिता, पर अब देर हो चुकी है। मैंने उसकी हत्या कर डाली। नहीं नहीं, नंदिता ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। तुम ऐसा मत बोलो जीजी, तुम ठीक हो जाओगी, परंतु तुमने लिखा क्यों नहीं? लेकिन विमला ने नहीं सुना।
वह यही कहती रही कि मैंने उसकी हत्या कर डाली, मैं चाहती तो उसे बचा सकती थी। नंदिता ने लौटकर पति से कहा, जीजी पागल हो चलिए, शीघ्र ही शहर जाकर एक डॉक्टर और नर्स को ले आइए। सास पास बैठी थी, बोली, अरे नहीं, उसके बच्चा होने वाला है, दिन पास है, ऐसा हो ही जाता है, खासकर जब कोई महात्मा पैदा होता है। नंदिता ने तीव्रता से कहा, उनके हृदय को ठेस लगी, उन्हें डॉक्टर की जरूरत है। इस घर में आज तक डॉक्टर और नर्स नहीं आए हैं। सास बोली, नहीं आए हैं तो अब आ जाएंगे। और वह चली गई। परंतु विमला बहुत दूर पहुंच चुकी थी। अपराजिता की पुकार भी उन्होंने नहीं सुनी और डॉक्टर आने से पहले ही वह भोली कवि आत्मा इस दुनिया को छोड़कर चली गई। उसने उसी रात एक मृत शिशु को जन्म दिया। वह अति सुंदर था और उसका सिर बहुत बड़ा था, परंतु उसके हृदय का स्पंदन बंद था। क्षण भर के लिए जब उसे होश आया, तब अपने पति से उसने इतना ही कहा, अपराध मेरा था, मैं चाहती थी तो उसे बचा सकती थी, परंतु बचा नहीं सकी, इसलिए मुझे जीने का अधिकार नहीं, मैं जा रही हूँ। प्यारे भैया, कल मैंने इतना उमड़ा कि आगे लिखा ही नहीं जा सका। नंदिता ने जब मुझे कथा सुनाई तो मैं रो पड़ी। उसने कहा, अमला, नारी बहुत रो चुकी, रो रो कर उसने आंचल के दूध को भी पानी कर डाला। वह भूल गई है, पुरुष का सहारा लेने वाली नारी पुरुष का निर्माण भी करती है। उसने मुझे विमला की कविताएं भी दी कि आप उन्हें छपवाने का प्रबंध कर दें। दुनिया देखे तो अंधकार की छाती के नीचे प्रकाश के कितने पुंज दबे पड़े हैं। भैया, कहानी कहाँ से कहाँ पहुँच गई, इसको कोई क्या लिखे, यह तो मरकर देखने का सौदा है। शीर्ष सब ठीक है, अगले पत्र में विशेष हाल लिखूंगी। सबको नमस्कार और प्यार, तुम्हारी अमला। पुनश्च विमला को पत्र भेज रही हूँ। अमला। विमला का पत्र। प्यारी नंदिता, आखिर मैंने उसकी हत्या कर डाली। मैंने अपने ही हाथों संसार के भावी नागरिकता, जो विश्वास का महान पुरुष बनने वाला था, गला घोट दिया। उसे मुक्त वायु की आवश्यकता थी, मैं उसे घी पिलाती थी। उसे कठोर कर्म की जरूरत थी, मैं उसे पड़ी पड़ी लोरियां सुनाती थी। उसने मुझसे बार बार कहा, माँ, मैं प्रकृति का साहचर्य चाहता हूँ, राशि भोग नहीं। मुझे मुक्त सूर्य के दर्शन करने दो, मुझे सरिता की लहरों में खेलने दो। माँ, माँ, मुझे तुम पर्वतों की इन चोटियों पर ले चलो, जहाँ से मुक्त झरने झरते हैं, जहाँ प्रकृति और पुरुष निर्विघ्न और निर्दंत गलवाही डाले खेलते हैं। पर मैं उसकी इच्छा पूरी नहीं कर सकी, क्योंकि इनकी कुलनीति किसी नारी की प्रकृति से संबंध स्थापित करने की आज्ञा नहीं देती। मैं चुप हो गई। यही मेरा पाप था। मैंने अपने विचारों को आप जुटलाया। मैं चाहती तो रीति तोड़ सकती थी। रीति तो शाश्वत नहीं होती, वह तो नित्य नहीं बनती है, बननी ही चाहिए। मैंने क्या क्या सोचा था, मैं आदर्श शक्ति हूँ, मैंने संसार बनाया, मैं फिर एक ऐसा संसार बनाऊंगी जिसमें ना परतंत्रता होगी, ना निर्धनता, ना निरक्षरता। पर क्या नंदिता, मैंने अपने पैरों पर आप कुल्हाड़ी चलाई, अपने संसार को आप नष्ट कर दिया। मैं भूल गई मैं निर्माता हूँ, मुझे अब जीने का अधिकार नहीं। मैं नहीं चाहती मेरा अशक्त बच्चा कल यूं कहे, अपनी माँ के पापों का फल मुझे भोगना पड़ रहा है, इसलिए उसका मरना अच्छा है। मैं उसका गला घोट रही हूँ और अपना भी। यह मुझे पुकार पुकार कर कह रहा है, माँ, मुझे पंगु जीवन नहीं चाहिए, माँ, मुझे दुर्बल हृदय नहीं चाहिए। अपराजिता तुम्हारे पास है, तुम ही रखना, वह एक दिन महान बनेगी, यह मत भूलना। तुम्हारी विमला।